दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र का जो लेसन चल रहा है उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के मूलभूत प्रक्रिया, शिक्षण एंड अधिगम के मूलभूत प्रक्रिया, जिसके अनुसार अभी आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है अधिगम के सिद्धांत, जिसके अनुसार फर्स्ट टॉपिक है साहचर्यवाद, साहचर्यवादी अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत प्लेटो और अरस्तु की उपज है। इसके अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में सुनी बातों की अपेक्षा देखी हुई या किसी परिस्थिति में घटित हुई बातों का अधिक प्रभाव होता है। इसी कारण विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण नकल करते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि बच्चे किसी चीज़ को सुन करके जो अनुकरण करते हैं यानी सीखते हैं, और सुन करके और देख करके अनुकरण करते हैं, उसमें कुछ न कुछ अंतर होता है। उसी बात को हमारे जो वैज्ञानिक है प्लेटो और अरस्तु, उन्होंने बताया है अपने शब्दों में। नेक्स्ट है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक इस सिद्धांत के प्रणेता थे। जिस तरह से अभी आपने देखा कि प्लेटो और अरस्तु ने अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में बताए थे नकल करने के बारे में, अनुकरण करने के बारे में, उसी तरह से प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रणेता थॉर्नडाइक को माना गया है। उनके अनुसार अधिगम परिस्थिति और उसके परिणामों के बीच पारस्परिक संबंधों का परिणाम है। किसी कार्य को करने का प्रयत्न तो कोई भी कर सकता है, किंतु उसमें सुधार करना मस्तिष्क की विशेष प्रक्रिया है। मस्तिष्क विकसित होता जाता है और जीरो एरर की स्थिति आदर्श होती है। नए प्रयोग और नई खोज आदि के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जिसका नाम था एसोसिएटिव मतलब साहचर्यवाद, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा अनुकरण का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक है व्यवहारवादी, बिहेवियरिज्म, जिसके अंतर्गत पाब्लो का सिद्धांत आ रहा है। दोस्तों याद रखेंगे कि पाब्लो ने कुत्ता पर प्रयोग किया था, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। इसे पाब्लो का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्लासिकी अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। यह एक व्यवहारवादी सिद्धांत है। दोस्तों, क्वेश्चन में आता है कि पाब्लो किस प्रकार के साइकोलॉजिस्ट थे, तो हम लोग व्यवहारवादी आंसर कर सकते हैं। इसको मानने वालों में पाब्लो, स्किनर, वाटसन आदि है। पाब्लो ने कुत्ता पर, स्किनर ने चूहा पर और वाटसन ने खरगोश के बच्चों पर इसका प्रयोग किया था। इस सिद्धांत में स्वाभाविक उद्दीपन के साथ कृत्रिम उद्दीपक को इस प्रकार अनुबंधित किया जाता है कि अनुक्रिया अंत में कृत्रिम उद्दीपक से ही अनुबंधित रह जाती है। इसलिए इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। अधिगम की दृष्टि से देखें तो बालक को लोरी सुनाना, प्रशंसा करना आदि इसमें निहित है। उद्दीपक से धीरे धीरे जो अनुक्रिया होती है वह अंततः आदत बन जाती है, अर्थात उत्तेजक द्वारा उत्प्रेरण का इस सिद्धांत में बड़ा महत्व है। नोट करके दिया हुआ है कि कुत्ते के लार का प्रयोग पाब्लो ने इसी सिद्धांत पर किया था। स्किनर के सिद्धांत देखने से पहले हम लोग इसको समझेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत एक ही बात होती है, जिसको पाब्लो के अनुसार दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे उसका नाम है स्किनर का सिद्धांत। इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन इस ढंग से आता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्किनर ने दिया है।
यह एक अधिगम प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम अनुक्रिया को अधिक संभाव्य और द्रुत बनाया जाता है। स्किनर की मानता है कि मानव का समग्र व्यवहार क्रिया प्रसूत पुनर्बलन है। पुनर्बलन को इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जब कोई बात किसी व्यवहार के किसी रूप को पुनर्बलित करती है तो उस व्यवहार की आवृत्ति अधिक होती है। प्रबलन जितना अधिक शक्तिशाली होगा, व्यवहार की आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। प्राकृतिक प्रबलन सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। अभिवृत्तियाँ, जीवन मूल्य आदि कृत्रिम हैं, परंतु अस्थायी प्रबलन विशेष। सर्कस में पशु पक्षियों के प्रशिक्षण को समझने में स्किनर का प्रयोग सफल हुआ है। स्किनर से पहले उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर वाटसन और थॉर्नडाइक ने भी प्रयोग किए थे। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक का क्या था? बिल्ली था। और स्किनर का क्या था? स्किनर का मॉस मतलब चूहा था। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया स्किनर से पहले उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर वाटसन और थॉर्नडाइक ने भी प्रयोग किया है। और एक बात और याद रखना है कि वाटसन ने कहा था कि जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक उसे अधिगम नहीं माना जाएगा। और हम लोग जाने हैं कि वाटसन ने खरगोश पर प्रयोग किया था। आगे है, थॉर्नडाइक ने उद्दीपक भोजन रखकर बिल्ली को संदूक का दरवाज़ा खोलना सिखा दिया। तो हम लोगों ने अभी जो कवर किया वह व्यवहारवादी था। उससे पहले हम लोग जो कवर अप कर चुके हैं वह साहचर्यवादी था। और लास्ट हम लोग कवर करने वाले हैं जिसका नाम है गेस्टाल्टवादी, सूझ का सिद्धांत। व्यवहारवादी वैज्ञानिकों ने पशु पक्षियों पर प्रयोग निष्कर्ष मानव के अधिगम से जोड़े जो अधिगम कर्तव्यों को स्वीकार नहीं था। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ सभ्यता तो हो सकती है लेकिन मानव का अधिगम पूरी तरह पशु पक्षियों के अधिगम की भांति है। पशु पक्षियों की भांति नहीं हो सकता। अधिगम सदैव प्रयोजनपूर्ण होता है और पशु पक्षियों पर किए जाने वाले कई प्रयोग पूरी तरह कृत्रिम वातावरण पर आधारित होते हैं। यह सिद्धांत ज्ञान के उद्देश्य पूर्ति पर बल अधिक नहीं देता है बल्कि कौशल के विकास पर अधिक बल देता है। सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत के लिए कोहलर ने प्रयोग किया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कोहलर का नैतिक सिद्धांत था। और आगे है विशेष। गेस्टाल्टवाद एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है रूप, आकार। मनोविज्ञान की यह शाखा मानती है कि मनुष्य सहज परिस्थितियों में चीज़ों को समझते हुए उसका एक रूपाकार अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लेता है। तो दोस्तों यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।